दोस्तों, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सबके लिए यूनियन बजट जो कि हमारी एक्सपेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर पेश करने वाली है उसके बेसिक्स के ऊपर है। हमें बजट को समझने से पहले या बजट की स्पीच को सुनने से पहले और उसे अंडरस्टैंड करने से पहले हमें उसके बेसिक्स के बारे में, उनके जो बेसिक्स अल्फाबेटिक्स होते हैं उन सबको समझना पड़ेगा। तब जाके हम कहीं बजट को या बजट की स्पीच को समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सबके लिए जो बजट की बेसिक्स जानना चाहते हैं कि बजट होता क्या है, बजट कितने तरह के होते हैं और बजट को बनाया कैसे जाता है और बजट से रिलेटेड कितने डॉक्यूमेंट होते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। एक्चुअली में बजट की डिफिनीशन हमारे भारत के संविधान दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी गई है और वहां पे आर्टिकल 112 में इसे डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बजट को आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.indiabudget.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से सुन सकते हैं। थर्ड फ्रेंड्स, बजट हमेशा इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में या भारत के संविधान में इसकी क्या डिफिनेशन दी गई है? बेसिकली फ्रेंड्स, इसे एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंडिया डिफाइन किया गया है। मीन्स जैसे किसी कंपनी की बैलेंस शीट होती है वैसे ही बजट एक एस्टिमेटेड प्रोविजनल एनुअल बैलेंस शीट है, वार्षिक बैलेंस शीट है फॉर द इंडिया फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसमें आपकी रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर जो भारत सरकार की अगले साल में होगी, अगले वित्त वर्ष में होगी, अगले फाइनेंशियल ईयर में होगी, उसका एक एस्टिमेशन तैयार करके जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसे बजट कहते हैं। और द ईयर मीन्स कमिंग फाइनेंशियल ईयर। बजट हमेशा आने वाले सालों के लिए बनाया जाता है, न कि प्रेजेंट या बीते हुए सालों के लिए। मीन्स कल जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करेंगे बजट, वो हमारा जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक चलेगा, उसके लिए ये बजट, ये एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर वो प्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में। अब फ्रेंड्स, हम ये समझते हैं कि बजट कितने तरीके के होते हैं। बजट बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक्चुअली सिचुएशन 3 ही डिफाइंड हो सकती है। या तो आपकी एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो आने वाले सालों में होगी वो आपकी एस्टिमेटेड रेवेन्यू आमदनी से ज्यादा होगी, तो इस सिचुएशन को डिफिसिट बजट कहते हैं। अगर एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस और एस्टिमेटेड रेवेन्यू, आपके खर्चे और आपके आमदनी बराबर है तो उसे बैलेंस बजट कहते हैं। और अगर आपके एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस आपके एस्टिमेटेड रेवेन्यू से कम है, मीन्स आप सेविंग कर पाते हैं या सेविंग कर पाएंगे, तो उसे सरप्लस बजट कहते हैं। अब फ्रेंड्स, समझते हैं कि बजट को तैयार कैसे किया जाता है। बेसिकली बजट, सबसे पहले ये समझिए कि बजट तैयार कब किया जाता है। अब अगर बजट हमें अगले फाइनेंशियल ईयर का बनाना है तो हमें उसकी तैयारी 6 महीने पहले से करनी पड़ती है और इसलिए ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है 3rd क्वार्टर ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर से। बजट बनाने की बेसिकली 4 स्टेजेस हैं। बजट हमेशा फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू, उनकी असिस्टेंस के थ्रू, उनकी लीडिंग में तैयार किया जाता है, जिनकी बहुत बड़ी एडवाइजर्स, ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्ट्रीज की टीम होती है, जिनके कंबाइंड एफर्ट से बजट प्रिपेयर होता है, जिसको कि प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में करती है। बजट तैयार करने से पहले जो भी टीम है
डिफरेंट एडवाइजर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स की, वो डिफरेंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो हमारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट या अर्थशास्त्री हैं, उनकी सजेशंस ली जाती है बजट को तैयार करने से पहले। इतना ही नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट्स, लाइक कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट्स, इन सब के ओपिनियन को भी कंसीडर किया जाता है बजट को तैयार करने में। अब फ्रेंड्स, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप समझ सकते हैं कि बजट कैसे बनता है। फर्स्ट स्टेप है आपको आने वाले पीरियड की एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का अंदाजा लगाना, दैट इज एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। फिर उसको कंपेयर करना, दैट इज द सेकंड स्टेज, जिसे कहते हैं फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ डिफिसिट। अगर डिफिसिट है तो डिफिसिट का अंदाजा लगाना, अगर सरप्लस है तो सरप्लस का अंदाजा लगाना। थर्ड स्टेज, अगर डिफिसिट है तो उस डिफिसिट को मिनिमाइज कैसे किया जाए वो करना, और उसके बाद जो फाइनल बजट इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हुए प्रिपेयर होता है, जिसे कि लास्टली यूनियन बजट में डिफाइन किया जाता है। अब फ्रेंड्स, वन बाय वन हम इन स्टेप्स को समझते हैं कि ये स्टेप्स बेसिकली वर्क कैसे करते हैं। फर्स्ट स्टेज, एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब आगे आने वाले एक साल का एक्सपेंडिचर का अंदाजा लगाना होता है। इट स्टार्ट्स विद इनिशियल एस्टिमेट्स, और गवर्नमेंट की बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का या अपने कंट्री का वेलफेयर करती है, और उसे करने के लिए उन्होंने बहुत तरीके के मिनिस्ट्रीज बनाई हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिफरेंट, यू कैन सी नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज इज देयर। तो फ्रेंड्स, उन सारी मिनिस्ट्रीज से कांटेक्ट किया जाता है और उन सब से एस्टिमेट्स माने जाते हैं कि भैया आप बताएं कि आप लोग अपने अपने सेक्टर्स में, अपने अपने फील्ड्स में क्या खर्च करने वाले हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना खर्च हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। इनिशियल एस्टिमेट्स प्रिपेयर फॉर प्लान एक्सपेंडिचर एंड फॉर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के जो कि प्लान होते हैं, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू प्रिपेयर होते हैं, और कुछ ऐसे भी एक्सपेंडिचर होते हैं जो कॉन्टीजेंसी अप्रोच के होते हैं, जिनका कुछ पता नहीं होता, एंड दैट इज कॉल्ड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। उसका भी प्रोविजन, उसका भी एस्टिमेट्स लेके चलना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट, प्लानिंग कमीशन एलोकेट्स रिसोर्सेज फॉर कंटिन्यूइंग प्लान प्रोग्राम्स एंड आल्सो डिसाइड्स ऑन द न्यू प्रोग्राम्स व्हिच इज प्रोवाइडेड टू इट बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। प्लानिंग कमीशन ये डिसाइड करती है कि आगे आने वाले सालों में कितने खर्च होंगे, कौन से रिसोर्सेज कहाँ यूज किए जाएंगे, प्लान प्रोग्राम्स को प्लान करना, किस सेक्टर में कितने खर्च करने हैं, और कोई नया प्रोग्राम जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अगर डायरेक्ट किया है तो वहां पे कितने खर्च करने हैं। बेसिकली डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के डिफरेंट खर्चे जो होने वाले हैं अगले एक सालों में, उन सब का अंदाजा लेना, उन सब का एस्टिमेट्स निकालना, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। After expenditure, friends, we are moving to revenue estimates. हमें ये भी अंदाजा लगाना होता है कि ठीक है, इस मिनिस्ट्रीज में आगे आने वाले सालों में इतने खर्च होंगे, तो उस मिनिस्ट्रीज से और गवर्नमेंट की और क्या क्या इनकम हो सकती है उन खर्चों को मीट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट कैपिटल रिसिप्ट और सेकंड करंट रिसिप्ट्स। फर्स्ट, अब कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है? बेसिकली कैपिटल रिसिप्ट्स ये होता है कि जब गवर्नमेंट किसी को लोन देती है तो उस लोन का जो रीपेमेंट होता है तो उसे कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। जब फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी पब्लिक सेक्टर इक्विटी एंड बॉरोइंग्स को सेल ऑफ कर देती है तो उससे जो पैसे मिलते हैं उसे रिसिप्ट फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ऑल दिस आर द कैपिटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैपिटल रिसिप्ट्स, नेक्स्ट करंट रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स के बाद करंट रिसिप्ट्स इंक्लूड्स
टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट जो टैक्स से कलेक्शन करती है, जो टैक्स से आमदनी उनकी होती है, उसे करंट रिसिप्ट्स कहते हैं। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है या बहुत सारी कंपनियों में शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, तो वहां से जो उनको डिविडेंड मिलते हैं उसे भी करंट रिसिप्ट्स कहते हैं। गवर्नमेंट ने जो डिफरेंट लोगों को लोन दिया हुआ है, उनसे जो उसे ब्याज मिलता है उसे करंट रिसिप्ट्स कहते हैं। All the estimates related to revenue is provided to revenue secretary, और ये सारी जो आमदनी होने वाली है या हो सकती है अगले सालों में, उसका एक एस्टिमेशन तैयार करके रेवेन्यू सेक्रेटरी को प्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड स्टेज, अब सेकेंड स्टेज में फ्रेंड्स ये होता है कि पहले हमने खर्च का अंदाजा लगाया, फिर आमदनी का अंदाजा लगाया, और फिर अब इन दोनों को कंपेयर करने का स्टेप होता है। कंपेयर करने को मोस्टली ये देखा गया है कि इंडिया में या किसी और भी कंट्री में उनकी एक्सपेंडिचर या उनकी इन्वेस्टमेंट उनके रेवेन्यू से कहीं ना कहीं ज्यादा होती है, एंड नॉर्मली इसलिए उनका बजट डिफिसिट बजट में हमेशा फॉल होता है। मीन्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एस्टिमेशन के बाद जो उनकी कंपेयर करते हैं तो उसे फर्स्ट एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल डिफिसिट के एस्टिमेशन निकालना कहते हैं। ये डिफिसिट, इसे आप ग्रॉस डिफिसिट कैलकुलेशन भी कह सकते हैं, और इस ग्रॉस डिफिसिट को कंसीडर करने के लिए फिर गवर्नमेंट ये सोचती है कि इस डिफिसिट की पूर्ति तो रेवेन्यू से तो नहीं हो सकती, तो इसे पूरा करने के लिए हमें लोन लेना पड़ेगा, एंड देन गवर्नमेंट विद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये डिसाइड करती है कि व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम लेवल ऑफ बोरोइंग्स, मतलब हमें कितना लोन लेना चाहिए ताकि हमारा जो इतना खर्च करने का उद्देश्य है, हमारा जो इतना खर्च करने का टारगेट है, उसे हम मीट कर सके, उसे हम पूरा कर सके। इसके बाद जो गवर्नमेंट ये देखती है, वाजिब सी बात है कि अगर आपका डिफिसिट ज्यादा होगा तो ये जरूरी नहीं है कि उस डिफिसिट को पूरा करने के लिए आपको 100% लोन मिल ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट का नेक्स्ट अप्रोच ये भी होता है कि उस डिफिसिट को हम और कम कैसे कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड नैरोइंग ऑफ द डिफिसिट। इसके लिए गवर्नमेंट अपने टैक्स स्ट्रक्चर में रिवीजन करती है कि अगर हम टैक्स के रेट्स बढ़ा दें या कुछ ऐसा करें जिससे कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाए, तो इट मीन्स कि हमारा डिफिसिट कम हो जाएगा। सिमिलरली कुछ हम ऐसा करें कि हमारी जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है उसकी फिगर कम हो जाए, तो उससे भी डिफिसिट को हम कम कर सकते हैं। और उस डिफिसिट को पूरा करने के लिए लास्ट एक ऑप्शन ट्रेजरी बिल का भी होता है, जिसको कि इश्यू करके गवर्नमेंट उसे कम कर सकती है। एंड दिस इज द लास्ट एंड फोर्थ फेज, दैट इज द बजट। ये तीनों एक्सरसाइज करने के बाद दैट इज कि पहला अंदाजा लगाना अपने खर्च और अपनी आमदनी का, फिर उनको कंपेयर करके अपना लॉस निकालना, और थर्ड उस लॉस को मिनिमाइज करना। ये तीनों एक्सरसाइज करने के बाद गवर्नमेंट अपना फाइनल बजट प्रिपेयर करती है। उस फाइनल बजट को गवर्नमेंट फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को यहाँ पे आपके पार्लियामेंट में रीड करती है। ये बजट पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज में, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों जगह प्रेजेंट किया जाता है। सच बजट comes into effect only after the approval of both house of parliament, means ये बजट इफेक्ट में तभी आता है जब इसे राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से अप्रूवल मिल जाती है। बजट तैयार करने से एक दिन पहले, बजट की प्रेजेंटेशन से एक दिन पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री इकोनॉमिक सर्वे का जो होती है उनको भी प्रेजेंट करती है और बताती है कि इकोनॉमिक सर्वे का रिजल्ट क्या है, क्योंकि उसी इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पे ये बजट प्रिपेयर होता है। अदर बजट, कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट के ऐसे हैं जिनका कि सेपरेट बजट बनाया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड अदर बजट। फॉर एग्जांपल द इंडियन रेलवेज। आपको पता है भारतीय रेल अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है। उसी तरह भारतीय डाक विभाग, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विभाग है जिसके एक सेपरेट बजट बनाए जाते हैं।
The appropriation disbursement under their budget are subject to same form of parliamentary and audit control as other government revenue and expenses. इन अदर बजट को भी वैसे ही कंट्रोल किया जाता है जैसे हमारी बेसिक बजट को किया जाता है. नेक्स्ट, स्टेट बजट. फ्रेंड्स, यूनियन बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है. ये बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट होता है. सिमिलरली हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना बजट तैयार करती है और उनका अपना अपना बजट होता है. सच स्टेट बजट इज प्रिपेयर्ड बाय स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. आपको पता है कि जैसे भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उसी तरह हर राज्य के वित्त मंत्री अलग अलग हैं और सभी राज्यों का बजट प्रिपेयर्ड होता है जो कि इनके डायरेक्शन में जो राज्य वित्त मंत्री होते हैं उनके कंसल्टेशन में इसे प्रिपेयर किया जाता है. सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें भी असिस्ट करती है. सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट्स के टारगेट होते हैं उनको मीट करने के लिए अगर उन्हें फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको भी फुलफिल करते हैं. तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि बजट होता क्या है और बजट बनाए कैसे जाते हैं. अब फ्रेंड्स, ये समझेंगे कि बजट में कितने तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं. आप अगर बजट की वेबसाइट पे जाओगे तो डिफरेंट तरीके के आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली किस डॉक्यूमेंट का क्या पर्पस है और कितने तरीके के डॉक्यूमेंट है. तो फ्रेंड्स, सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है बजट में स्पीच ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर. जब बजट तैयार हो जाता है तो हमारे वित्त मंत्री का एक स्पीच तैयार किया जाता है, एक अभिभाषण तैयार किया जाता है. उससे भी पहले भारत के राष्ट्रपति एक दिन पहले बताते हैं कि उनकी भारत की सरकार ने क्या क्या अपने कार्यकाल के दौरान एक्शन लिए हैं, क्या क्या उन्होंने किया है और उनका आगे क्या मोटिव है, क्या टारगेट है, क्या पर्पस है. फिर उसके बाद जब बजट को प्रेजेंट करना होता है तो भारत की वित्त मंत्री का एक भाषण तैयार किया जाता है एंड दैट इज द फर्स्ट बेसिक डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू वो अपने गवर्नमेंट के पर्पसेस, टैक्स प्रपोजल्स, वेरियस सेक्टर्स में कमिटमेंट्स, क्या चैलेंजेस हैं, उन सब के बारे में एक ओवरऑल समरी एक्सप्लेन करती है इन द पार्लियामेंट. इसके अलावा फ्रेंड्स, ये सारे कुछ डिफरेंट बजट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पोर्टल पर अवेलेबल है. मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता जाता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं. सेकेंड डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स, की टू बजट डॉक्यूमेंट्स. इट प्रोवाइड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बजट डॉक्यूमेंट्स. ये बेसिकली आपको बताता है कि बजट के डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं एंड ऑल. सेकेंड, बजट हाइलाइट्स. ये ओवरऑल बजट के फीचर्स के बारे में बताता है. थर्ड, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये बेसिकली मेन जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है बजट का, देन दिस इज द मेन डॉक्यूमेंट जो कि ये बताता है कि एस्टिमेटेड रेवेन्यू गवर्नमेंट की कितनी है और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितनी है. और ये तीन पार्ट्स में जो कि जिसमें कि गवर्नमेंट के अकाउंट्स मेंटेन होते हैं उसमें ये एक्सप्लेन किया जाता है. गवर्नमेंट के तीन फंड्स होते हैं फ्रेंड्स, कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स. कंसोलिडेटेड फंड वो फंड्स होते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट के वो पैसे होते हैं जो कि टैक्सेस, लोन्स, डिविडेंड्स के थ्रू वहां पे कलेक्ट किए जाते हैं. कॉन्टीजेंसी फंड्स वो फंड्स होते हैं जिसको कि किसी भी अनफॉर्सीन या जिनका कि अंदाजा, ऐसे सिचुएशन जिनका अंदाजा नहीं लगा सकती गवर्नमेंट, उनके खर्च को मीट करने के लिए कॉन्टीजेंसी फंड का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं सुनामी आ जाता है, कहीं तूफान आ जाता है किसी स्टेट में, तो गवर्नमेंट वहां जो फंड रिलीज करती है वो इसी फंड से रिलीज करती है. थर्ड, पब्लिक अकाउंट्स. Amount received from public where the government is acting as a banker, such as PF collection, ESI collection, etc. are the public accounts. Government basically बहुत जगहों पे पब्लिक से डायरेक्टली डील करती है. फॉर एग्जाम्पल LIC,
for example SBI, for example ESI organization, for example EPF organization। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट के हैं और गवर्नमेंट के बिहाफ पे पब्लिक के वेलफेयर के लिए एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ पे जो कलेक्शन होती है पब्लिक के थ्रू, एट ए लार्ज पब्लिक के थ्रू, उनकी कलेक्शंस को पब्लिक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। फोर्थ, फाइनेंस बिल। बेसिकली फाइनेंस बिल वो बिल होता है जो कि आपके टैक्स प्रपोजल्स, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, उनसे रिलेटेड जितने भी लॉस वगैरह हैं वो सब जिस डॉक्यूमेंट में एक्यूमुलेट किए जाते हैं उस डॉक्यूमेंट को फाइनेंस बिल कहते हैं। नेक्स्ट, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द फाइनेंस बिल। ये बेसिकली मेमोरेंडम्स फाइनेंस बिल्स को एक्सप्लेन करने का एक समराइज्ड फॉर्मेट है जो कि क्विक ओवरव्यू देता है डिफरेंट टैक्स प्रोविजंस की। नेक्स्ट, बजट एट ए ग्लांस। ये एक ओवरव्यू देता है गवर्नमेंट के फाइनेंसेस की, लाइक बैलेंस शीट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक्सपेंडिचर प्रोफाइल। It contains detailed profile of expenditure of different departments and ministries of government, including comparison of estimated expenditure with previous year's actual expenditure. Means इसमें ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट की जितने भी डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज हैं उसमें जो एक्सपेंडिचर होने वाले हैं और जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं उनका कंपैरिजन होता है और डिटेल्ड एक्सपेंसेस के बारे में उसमें एनालिसिस होती है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर बजट। इसे दो वॉल्यूम में प्रिपेयर किया जाता है। वॉल्यूम 1 एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ एक्सपेंसेस मेड मिनिस्ट्री वाइज। ये एक्सपेंडिचर बेसिकली बजट का ही एक कंपोनेंट हो गया, दैट इज एक्सपेंडिचर बजट। उसमें ये बताया जाता है कि मिनिस्ट्री वाइज आपकी एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड कितनी है। In volume 2, analyze expenditure trend over the years with regards to plan and non-plan expenditure. Means ये पिछले सालों से कंपेयर किया जाता है इसमें कि पिछले सालों की तुलना में आने वाले सालों में हम प्लान एक्सपेंडिचर कितने करने वाले हैं और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कितने करने वाले हैं। एंड नाइन्थ, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के डिमांड्स को बताया जाता है कि कौन कौन सी गवर्नमेंट्स कितना कितना सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट्स एक्सपेक्ट करती हैं। लास्ट, रिसिप्ट बजट। दिस इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ द बजट। जैसे एक्सपेंस बजट हमने ऊपर डिस्कस किया, वैसे ही रिसिप्ट बजट। इट इंक्लूड्स द डिटेल्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट एंड ऑल्सो एनालाइज द ट्रेंड ऑफ रिसिप्ट्स ओवर द ईयर्स एंड डिटेल्स ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। मीन्स रिसिप्ट बजट में ये बताया जाता है कि सारी मिनिस्ट्रीज की या हर मिनिस्ट्रीज में कितनी रिसिप्ट आने वाली है इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट या इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। और ये भी डिसाइड किया जाता है, ये भी एनालाइज किया जाता है कि उनका प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में क्या ट्रेंड रहा है, क्या वो बढ़ने वाले हैं या वो घटने वाले हैं। और अगर घटने वाले में है तो उसके फुलफिल के लिए या डिफिसिट को बियर करने के लिए हम एक्सटर्नल असिस्टेंस या एक्सटर्नल रिसिप्ट्स क्या हो सकती है, कहां से पॉसिबल है। लास्ट, कस्टम नोटिफिकेशन। बेसिकली फ्रेंड्स, अब आपको पता है कि डायरेक्ट टैक्स में आपका 100% इनकम टैक्स एंड है एंड इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी है, बट कस्टम को फिर भी सेपरेट रखा गया है बिकॉज इट पर्टेन्स टू, इट रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये आयात और निर्यात से बिलोंग करता है, तो इसके लिए अलग डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशन एंड नोट्स यहाँ पे डिस्क्राइब किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, implementation of budget announcement. This contains a status of implementation on initiatives announced by the finance ministers in the budget speech. Basically ये बताया जाता है कि इसमें बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर कौन से इनिशिएटिव्स, कौन से न्यू इनिशिएटिव्स लेने वाली हैं और उनका स्टेटस क्या है। The next phase, the macroeconomic framework statements. It contains an assessment of the growth prospects of the economy with specific underlying assumptions.
मीन्स बेसिकली ये एक कैलकुलेशन है ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ विद द स्पेसिफिक अंडर, मतलब सर्टेन एजम्पशंस को मानते हुए आपके इकोनॉमी की ग्रोथ क्या होने वाली है उसकी कैलकुलेशन होती है. इट कंटेन्स असेसमेंट रिगार्डिंग द जीडीपी ग्रोथ रेट, फिस्कल बैलेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द एक्सटर्नल सेक्टर बैलेंस ऑफ द इकोनॉमी. मीन्स इसमें और डिटेल में ये कैलकुलेशन की जाती है कि आपका जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा या घटेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की फिस्कल बैलेंस बढ़ेगी या घटेगी, और एक्सटर्नल सेक्टर बैलेंस क्या होंगे. लास्ट पॉइंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट. It includes an assessment of sustainability relating to balance between the revenue receipt and revenue expenditure, and the use of capital receipts, including market borrowings for generation of productive assets. Means friends, इसमें इस बात की असेसमेंट की जाती है, इस बात की कैलकुलेशन की जाती है कि हम अपने रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में तालमेल कैसे बिठाएं, बैलेंस कैसे बढ़ाएं, एंड द यूज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स, और जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स हुई है उसका यूज कहां करें, चाहे वो मार्केटिंग बोरिंग से ही क्यों न हो. लास्ट पॉइंट, आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क फॉर स्कीम्स. इट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ 4 parts: estimated expenditures and outlays, estimated output from such expenditure, estimated outcome from such expenditure, and target fixed for such output and outcome. Means friends, इस स्टेटमेंट में बेसिकली 4 चीजें डिस्कस की जाती है कि आपकी एक्सपेक्टेड मिनिस्ट्री वाइज कितनी एस्टिमेशन है आपके खर्चों की, और आपके उस खर्चों से क्या आउटपुट निकलेगा, आपके उस खर्च से क्या आउटकम निकलेगा, और आपकी टारगेट क्या है उस आउटपुट और आउटकम के बेसिस पे. तो मिनिस्ट्री वाइज इसकी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है जो आपको पोर्टल पे अवेलेबल मिल जाएगी. तो फ्रेंड्स, ऑल दीज आर वी हैव डिस्कस्ड कि व्हाट इज बजट, बजट कितने तरह के होते हैं, बजट को तैयार कैसे करते हैं, और बजट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं. सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. इससे आपको जब आप बजट सुनेंगे तो आपको बेसिक्स आपके माइंड में क्लियर होगा कि व्हाट इज बजट एंड हाउ इट प्रिपेयर्ड. तो फ्रेंड्स, थैंक यू अगेन.